हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वी लर्निंग विद अनदर क्लास ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज हम अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ का पार्ट 12 करेंगे। ओके, दिस इज़ पार्ट 12। और आज की क्लास में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं, इन सब को हम डिटेल में देखेंगे। लाइक टीचर अगर अफेक्ट कर रहा है तो टीचर के कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लर्नर के कौन से फैक्टर्स टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ क्या हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे अपनी आज की क्लास में। और जैसा मैंने आपको बताया, ये अपना पार्ट 12 है, तो पार्ट 11 तक मैंने काफ़ी कुछ कवर करवा दिया है। कंसेप्ट्स हो गए हैं, MCQs करवाए हैं मैंने। आपने नहीं देखा तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देखो, प्लेलिस्ट में जा कर के टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस देख सकते हो आप। क्योंकि आपको पता है हमारे नेट JRF पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे। ओके, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ, मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। चलो, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये अफेक्ट कर रहा होता है टीचिंग को। अब देखो, जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं सिर्फ टीचिंग और लर्निंग ही हो, सिर्फ टीचर और लर्नर मिलकर टीचिंग नहीं कर सकते। मतलब टीचिंग का ये पूरा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस सिर्फ टीचर और लर्नर के वजह से नहीं होता, उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं और उन सारे फैक्टर्स को हम आज देखेंगे। ओके, लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपको पता है लर्निंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टीचिंग तभी टीचिंग मानी जाती है जब लर्निंग होती है, जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है तभी टीचिंग को अप्रूवल मिलता है, राइट। और साथ साथ जो लर्निंग को अप्रूवल मिलता है तो उसके साथ टीचर बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा होता है। टीचर्स बहुत सारे एड्स लगा रहा होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है जिससे लर्निंग बेस्ट होती है। तो हम उन सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो देखो, फैक्टर्स ऑफ टीचर्स, टीचर्स के कौन से फैक्टर्स होते हैं जो, एक सेकेंड, हाँ, टीचर्स के कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको पता है एक टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है लर्निंग का, राइट। वो गाइड्स दे रहा होता है। गाइड प्रोवाइड कौन करता है, गाइडेंस का काम कौन करता है, तो टीचर करता है। और टीचर अगर बेस्ट टेक्निक्स यूज़ करे और उसको उन टेक्निक्स को अच्छे तरीके से यूज़ करे तो टीचिंग और अच्छी हो सकती है और सही जो टैलेंट है लर्नर का वो बाहर आता है। लर्नर और अच्छे से उभर कर बाहर आ पाता है। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक टीचर में बेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीन्स आप जानते होंगे BEd होता है, राइट। स्कूल टीचर्स के लिए अपॉइंटमेंट जब ली जाती है तो देखते हैं क्या स्कूल टीचर के पास BEd है। ओके, क्या जो आया है, जो एप्लीकेंट है, जो चाह रहा है, जो टीचर है, जो पढ़ाना चाह रहा है स्कूल में, क्या उसके पास BEd है। तो BEd मस्ट होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल्स, राइट। और आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको पता है आपके पास नेट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी नेट होनी चाहिए, या फिर आपके पास PhD होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसी को बोलते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि टीचर अगर हाईली क्वालिफाइड है, उस लेवल का होना चाहिए टीचर, सो दैट वो अच्छे से पढ़ा सके बच्चों को। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है टीचिंग को। एंड सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर में बेस्ट सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। लाइक मैं अगर टीचिंग जानूंगी, मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से समझ आता है, तभी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। मैं ही क्लियर नहीं हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा सकती, राइट। तो टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाने जा रहा है वो अगर अच्छी है तो टीचिंग भी इफ़ेक्टिव होती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होनी चाहिए।
मतलब क्या है, अब जैसे बीएड होता है तो बीएड में क्या करते हैं, 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स होता है और उसमें उनको प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग कि हाँ आप ट्रेनिंग लो, आप देखो बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है, वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं अल्टीमेटली, है ना। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर के पास, तभी टीचिंग बेस्ट होती है। अब स्किल्स क्या होते हैं, कौन से स्किल्स होने चाहिए टीचर में, तो सबसे पहला तो टीचर में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर टीचर अच्छे से बातों को बता पा रहा है, अच्छे से समझा पा रहा है चीज़ों को, तो टीचिंग अच्छी होगी। क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉलेज को इम्पार्ट करना भी आना चाहिए हमें। ओके। एंड वन मोर थिंग, टीचर में स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है वो कैसे बिल्डअप करना है, तो रिलेशनशिप बिल्डअप स्किल भी होनी चाहिए एक टीचर में। नाउ नेक्स्ट क्या है, डेडिकेशन टू टीचिंग। डेडिकेशन टू टीचिंग, टीचर में डेडिकेशन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए टीचिंग का, पढ़ाने का एक जज्बा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छे से पूरे डेडिकेटली पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट में भी मोटिवेशन आता है, स्टूडेंट भी सोचता है कि नहीं टीचर मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो क्यों ना मैं भी करूँ, वो भी मोटिवेट होता है, वो भी अच्छे से फिर पढ़ता है, राइट। तो टीचिंग अच्छा होता है जब आप डेडिकेटेड हो। नाउ नेक्स्ट क्या है, इनोवेटिव इन नेचर। एक टीचर को नेचर में इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब वो नए नए चीज़ें लेकर आए, वरना नई चीज़ें लेकर नहीं आएगा तो बच्चे में बोरियत आ जाएगी, है ना। थोड़ा बहुत अलग तरीके से पढ़ा लिया, कुछ अलग इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लिया, अलग टीचिंग एड्स यूज़ कर लिया पढ़ाने के लिए, तो इनोवेटिव होना चाहिए टीचर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, डिज़ाइन लेसन्स फॉर मास्टरी। अच्छी टीचिंग के लिए लेसन को ऐसा बनाओ, इस तरह से लेसन को डिज़ाइन करो कि बच्चा उसमें मास्टरी कर जाए। ओके। बहुत अच्छे से बच्चा समझ जाए चीज़ों को, इस तरह से लेसन्स को डिज़ाइन करनी चाहिए, तभी आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट क्या है, अडॉप्शन ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को अडॉप्ट करो, मतलब स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट लो टीचिंग में। आप जो पढ़ा रहे हो उसमें स्टूडेंट को भी लगना चाहिए कि हाँ हमें भी वैल्यू दी जा रही है, टीचर हमारी बातों को भी सुन रहा है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अपनाओ, स्टूडेंट्स को भी वैल्यू दो अपनी टीचिंग में। अब नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन। अ टीचर शुड बी डिसिप्लिन, क्योंकि टीचर अगर डिसिप्लिन है तभी उसका स्टूडेंट भी डिसिप्लिन्ड वे में रहेगा। ओके। तो एक टीचर को प्रॉपर रूटीन बनाना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो ही उसका स्टूडेंट भी अच्छे से बिहेव करेगा, अच्छे से उसकी टीचिंग हो पाएगी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ देयर लर्नर्स। तो टीचर को नॉलेज होनी चाहिए उसके लर्नर्स की, लर्नर किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लर्नर की लैंग्वेज क्या है, लर्नर कौन से जेंडर से बिलोंग करता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये सब टीचर को पता होनी चाहिए। या तो टीचर अगर अगर स्टूडेंट मैथ्स में वीक है कोई स्टूडेंट, तो टीचर को ये बात पता होनी चाहिए, तभी तो वो और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, वो ट्राई करेगा कि स्टूडेंट को और अच्छा कर सके। तो एक टीचर में नॉलेज होनी चाहिए, उसको परख होनी चाहिए उसके लर्नर्स की। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी। एक टीचर में फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, वो फ्रेंड्स की तरह स्टूडेंट्स के साथ रहे और अप्रोचेबिलिटी पहुँचे, उनके उनके रीच तक पहुँच सके स्टूडेंट जो चाहते हैं। अब देखो फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, बट एक वर्ड आता है आपका लेवल ऑफ डिटैचमेंट। ओके। लेवल ऑफ डिटैचमेंट का मतलब क्या है, मतलब है आप टीचर को एक लेवल ऑफ डिटैचमेंट भी मेंटेन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना, थोड़ा सा कुछ गैप होना चाहिए। टीचर लर्नर का एक दायरा होता है, उसमें रह करके टीचिंग करो तो टीचिंग ज़्यादा बेस्ट होती है। फ्रेंडलीनेस रखो, स्टूडेंट से पूछो, सारी चीज़ें जाननी चाहिए, लेकिन एक लेवल होना चाहिए, डिटैचमेंट का एक गैप होना चाहिए। तो ये बोलता है आपका 10th पॉइंट। ओके। चलो नाउ, तो ये आपके फैक्टर्स थे टीचर के जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स होते हैं लर्नर्स के जो लर्निंग टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो आपको पता है लर्नर बहुत बड़ा फैक्टर होता है टीचिंग का, क्योंकि आप सिखा ही किसको रहे हो, लर्नर को सिखा रहे हो।
तो आप पढ़ा रहे हो लर्नर को, तो लर्नर में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। लर्नर की जो लर्न करने की और अचीव करने की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है टीचिंग को। ओके, लर्नर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्नर जैसे सीखता है चीज़ों को, तो वो बहुत अफेक्ट करती है टीचिंग को। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो फर्स्ट है गोल्स इन लाइफ। लर्नर का कुछ गोल होना चाहिए लाइफ में। लर्नर ने कुछ गोल सेट कर रखा है, तभी टीचिंग अफेक्टिव होगी, क्योंकि लर्नर को ही नहीं पता कि लर्नर क्या करना चाहता है, तो फिर टीचर उसको क्या पढ़ाएगा, किस तरह से समझाएगा फिर चीज़ों को, राइट। तो एक गोल होना चाहिए लाइफ में लर्नर को। नाउ नेक्स्ट क्या है? मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये भी इफेक्ट कर रहा होता है। अगर लर्नर जो है, जो स्टूडेंट है, वो मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, हेल्थ फिट है बॉडी उसकी, तो वो अच्छे से पढ़ पाता है। और वो अच्छे से पढ़ पाता है, वो फिजिकली फिट है, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो टीचर भी रेगुलरली अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है बेसिक पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। बेसिक पोटेंशियल कैसा है इंडिविजुअल का? बेसिक कैपेबिलिटीज़। आपको पता है हर किसी में एक डिफरेंट टाइप की कैपेबिलिटी होती है, सभी स्टूडेंट में सबकी कैपेसिटी अलग होती है। तो हर एक इंडिविजुअल की जो डिफरेंट कैपेसिटी होती है वो भी टीचिंग को अफेक्ट कर रही होती है। गेन करने का तरीका, वो कैसे चीज़ों को समझते हैं, तो उसी तरह से फिर टीचिंग भी अफेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका लर्निंग स्ट्रैटेजीज। लर्नर की स्ट्रैटेजी कैसी है? क्या वो टीचर को रेगुलरली फॉलो कर रहा है? क्या वो टीचर की सभी बातों को मान रहा है? तो ये उसकी स्ट्रैटेजी कैसी, वो पढ़ता कैसे है? क्या वो हमेशा क्विजेस लगाता है, टेस्ट अटेम्प्ट करता है? तो इससे भी टीचिंग अफेक्ट करती है, क्योंकि लर्नर चाहेगा अच्छे से स्ट्रैटेजीज में चलेगा, तभी तो टीचर पढ़ा पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रायर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल। सभी इंडिविजुअल की एक प्रायर नॉलेज होती है। ओके, पहले उन्होंने कुछ सीखा होता है, कुछ देखा होता है, और जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो टीचर को भी उन्हीं चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। और टीचर जब उन चीज़ों से रिलेट करके पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट में भी कुछ प्रायर नॉलेज होती है, तो ही टीचिंग बेस्ट हो पाती है। ओके, ना सीकिंग हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन। लर्नर के अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन को गेन करने की। ओके, हेल्प लेने की। अब लर्नर सोच कर बैठा है मैं तो टीचर की हेल्प ही नहीं लूँगा, तो फिर टीचर कैसे पढ़ाएगा? तो फिर इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो पाएगी? ओके, तो हेल्प लेना और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये भी लर्नर में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेल्फ मोटिवेशन बिलीव्स। अब लर्नर के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आपको पता है, मैंने बताया है आपको पहले की क्लासेस में, मोटिवेशन आपकी दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, एक सेकेंड, हाँ, और एक तो होती है आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब है जो अंदर से हो रहा है, अंदर से आप मोटिवेट हो रहे हो, यस आई कैन डू दिस, आई विल क्रैक नेट JRF एग्जाम, तो आप कर सकते हो, आप कर पाओगे। लेकिन बाहर से आप डेली सुबह उठ करके मोटिवेशनल वीडियोस कितना भी देख लो, आप नहीं कर पाओगे अगर आपको अंदर से इच्छा नहीं हो रही, आप अंदर से नहीं करना चाह रहे हो। ओके, तो सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ होना चाहिए, तभी टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? लर्नर्स के लैंग्वेज। लर्नर्स के लैंग्वेज कैसे हैं? लर्नर कौन से कल्चर से बिलोंग करता है? लर्नर की सोशल बिहेवियर कैसी है? आपको पता होगा हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे सोशल बिहेवियर होते हैं। कोई किसी स्टेट के लोग बहुत तेज़ बोलते हैं, उनकी आदत ही वही होती है, और कहीं के बहुत स्लो बोल रहे होते हैं, सहम कर ईजिली बोलते हैं। तो या फिर और सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं। तो लर्नर की जो लैंग्वेज होती है, लर्नर क्या समझ रहा है, तो ये भी टीचिंग को अफेक्ट कर रहा होता है। ओके, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश हिंदी, इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, इंग्लिश हिंदी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अब टीचिंग को ये भी अफेक्ट कर रहा होता है कि कोई टीचर अगर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो टीचर लर्नर किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अब लर्नर अगर हिंदी से बिलोंग करता है तो फिर उसको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत, है ना। तो टीचर को क्या करना है? टीचर को इन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके चलना होता है, तब भी टीचिंग इफ़ेक्टिव बनती है।
नाउ सेल्फ इवैल्यूएशन एंड कैपेबिलिटीज। सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब लर्नर को सेल्फ इवैल्यूएट करना है। अब टीचर हमेशा आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा है। ओके मैं जैसे टेलीग्राम पे आपको क्विजेस प्रोवाइड करती हूँ, तो आप क्विजेस लगा रहे हो और आप उसको एनालाइज ही नहीं करोगे, फिर मेरी टीचिंग का कोई मतलब ही नहीं बना, फिर तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। तो आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, इवैल्यूएशन करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलत करा, तभी आप आगे इम्प्रूव कर पाओगे, तो तभी टीचिंग भी मेरी इफ़ेक्टिव हो पाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर चलना होता है एक लर्नर को फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। ओके चलो, ये अपना फैक्टर्स हो गया लर्नर्स का। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है सपोर्ट मटेरियल क्या होता है। तो सपोर्ट मटेरियल क्या होता है, देखो एक टीचर अगर चाहे कि वो डायरेक्टली सारी चीज़ें खुद से ही कर दे, खुद से सारा प्रोवाइड करे, तो वो नहीं कर सकता। अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, तो टीचर को कुछ चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है, कुछ सपोर्टिंग मटेरियल की हेल्प लेनी पड़ती है। लाइक स्कूल में आप देखते होगे, क्या टीचर बस खड़ा होकर आकर बोल के चला जाए तो इफ़ेक्टिव टीचिंग होएगी? नहीं, टीचर को क्या करना होता है, टीचर को लिखना होता है ब्लैक बोर्ड पे। लिखेंगे फिर ही अच्छे से पढ़ पाएंगे वो, है ना। टीचर लिखेंगे तभी बच्चों को समझ में आ रही है, वो देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सपोर्ट मटेरियल के जैसे काम करते हैं। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट बाय इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स। अब टीचर्स अपना कैपेसिटी कितना ज़्यादा इम्प्रूव करता है, कितना ज़्यादा यूज़ कर पा रहा है चीज़ों को, उससे टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है। लाइक आप देखो, मैं ये जो प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ आपके सामने, ये क्लास दे रही हूँ, मैं ये आपको ऐसे अंडरलाइन करके ना बताऊँ, चीज़ों को अंडरलाइन करके ना बताऊँ, तो शायद आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, राइट। और मैं चीज़ों को अंडरलाइन करके बता रही हूँ, तो ये भी आपके टीचिंग को, ये भी हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना रहा है, ये भी सपोर्ट मटेरियल ही है। इसी के थ्रू मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कर पा रही हूँ, अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब क्या क्या आती है सपोर्ट मटेरियल में, तो एक तो आता है आपका यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव स्टडी मटेरियल। इफ़ेक्टिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करो बच्चों को। ओके जितना अच्छे से अच्छे पीडीएफ्स दो, अच्छे तरीके से नोट्स बना करके प्रोवाइड करो बच्चों को, तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी और लर्निंग भी बच्चों की इफ़ेक्टिव हो पाएगी, राइट। स्टूडेंट असेसमेंट टूल्स आप कैसे यूज़ करते हो, कौन से टूल्स यूज़ करके आप बच्चों को असेस कर रहे हो। असेस मतलब चेक कर रहे हो कि किस तरह से आप किस कि बच्चे ने कितना अप इम्प्रूव करा है। ओके तो असेस करना बच्चों को। लाइक इससे पहले की क्लास में मैंने सॉरी इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कुछ असेसमेंट टूल्स कराए थे, असेसमेंट टेक्निक्स बताए थे, तो उन टेक्निक्स को किस तरह से यूज़ करना है, तो ये देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्टडी प्लान्स। अब जितनी ज़्यादा अच्छी स्टडी प्लान्स बनाते हो, लाइक आप रूटीन से चल रहे हो, अच्छे से आप शेड्यूल प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को कि क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो भी आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होएगी। नाउ आईसीटी बेस्ड टूल्स को यूज़ करना है, मतलब कंप्यूटराइज्ड टूल्स यूज़ करो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अभी जिस तरह से मॉडर्न टीचिंग हो रही है, ये कंप्यूटराइज्ड टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है, वो विजुअलाइज कर पाते हैं, देखते हैं, उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है ये सब, तो इससे आपकी टीचिंग भी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्या है, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ यूज़ करो। ऑडियोज़ वीडियोज़ लेक्चर्स के थ्रू बच्चों को बताओ। लाइक अभी लॉकडाउन में जब टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्लासेस में, वो क्या करते हैं, वो ऑडियोज़ के थ्रू बच्चों को बता रहे हैं, वीडियोज़ के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, लाइक राइट। तो ये चीज़ें यूज़ करना, तो ये सारी सपोर्ट मटेरियल का काम करती हैं फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ को हम और क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ को हम और क्या बोलते हैं, इनको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी बोलते हैं, या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स भी बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मतलब जो आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें आप कौन से मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, तो या तो वो एनिमेटेड होंगे, या इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हो, या कोई पर्सन आकर के आपको
कोई बाहर से एक्सटर्नल बुलाए जाते हैं ना, बाहर से स्कूल में कोई पर्सन आकर के आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कुछ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये चीज़ें आती हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, सारे टीचिंग एड्स आते हैं। आप जो भी टीचिंग एड्स यूज़ करते हो, जो भी टीचिंग के सामान चीज़ों को यूज़ कर रहे हो आप पढ़ाने में, तो वो सब आती हैं आपकी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। अब टीचिंग एड्स क्या है, तो इन चीज़ों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने। ओके, तो और नेक्स्ट क्या है अपना, तो क्लासरूम बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है टीचिंग को। आप प्रॉपर क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आपकी टीचिंग अच्छी हो पाएगी, राइट। पहले क्या होता था, पहले ऐसे खुले में पढ़ाया जाता था, अभी बंद कमरे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। कई स्कूल्स में तो एसी लगा रखे हैं, राइट। तो ये क्लासरूम भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है टीचिंग को। लेबोरेटरीज़, आपको प्रॉपर लेबोरेटरीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कंप्यूटर लैब्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल बायो लैब्स मिल रहे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, तो ये चीज़ें भी टीचिंग को अफेक्ट करती हैं। सेमिनार के लिए आपको रूम दिए गए हैं, प्रॉपर सेमिनार होता है आपका मंथली या फिर आपका 6 मंथ में एक बार, जैसे भी, पर सेमिनार के लिए रूम्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो अफेक्टिव होता है। ऑन कैंपस क्लिनिक्स प्रोवाइड की गई है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको नीड है प्रॉपर क्लिनिक्स की, तो आप जा कर के वहाँ से सोल्यूशन ले सकते हो। फिर आपको लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लाइब्रेरीज से आप बुक्स जितने ज़्यादा हो सके, आपको इफ़ेक्टिव टीचिंग हो पाए आपकी, आप अच्छे से पढ़ पाओ, इसके लिए लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आती हैं आपकी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में। ना नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, मतलब आप जहाँ सीख रहे हो, जहाँ लर्न कर रहे हो चीज़ों को, तो फिज़िकल लोकेशन कौन सी है, कौन से जगह पे आप सीख रहे हो, कॉन्टेक्स्ट कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, कल्चर कैसा है वहाँ का, तो ये चीज़ें भी अफेक्ट कर रही होती हैं टीचिंग को। एंड इफ़ द टीचर एंड लर्नर आर कंफर्टेबल इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, अगर टीचर एंड लर्नर दोनों कंफर्टेबल है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, तो लर्निंग अच्छी होगी। और अगर कंफर्टेबल नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं दोनों, टीचिंग लर्निंग कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो कौन से फैक्टर्स हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट, आपकी क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से बेंच दे रखा है, ब्लैक बोर्ड है, आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा है, या फिर विंडोज़ अच्छे से हैं, बारिश हो रहा है तो अंदर पानी नहीं आना चाहिए, ये छोटे छोटे फैक्टर्स, ठीक है। तो ये लर्निंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चे कैसे हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नॉइज़ी चिल्ड्रन हैं, अगर बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले बच्चे हैं, तो चाहे टीचर कितना भी इफ़ेक्टिव हो जाए, कितना भी अच्छा हो टीचर, पर टीचिंग इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाती। ओके, तो नॉइज़ी चिल्ड्रन, इससे भी प्रॉब्लम होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशल फैक्टर कैसा है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसा है, वो भी टीचिंग को वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। कैसे अफेक्ट करता है, आप देखो सभी क्लासेस में होता है ये पुअर रिच वाला जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये होता है। बच्चे कुछ थोड़े पुअर बैकग्राउंड से आते हैं या जो बहुत रिच बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके बीच थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करता है टीचिंग को। हालांकि अभी क्या बोला जा रहा है, अभी बोला जा रहा है आपको इंक्लूसिव टीचिंग करो, जितना हो सके सबको इंगेज करो और अच्छे से टीचिंग करो, इंक्लूसिव टीचिंग की बात की जा रही है, राइट। लेकिन ये चीज़ें रिच और पुअर का जो गैप है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं टीचिंग को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसा है आपका। इकोनॉमिक फैक्टर एक सिंपली आप समझ सकते हो कि जो स्टूडेंट होता है, ओके, तो जो टीचर होता है, तो टीचर को अगर बहुत अच्छा जिस लेवल का है टीचर, उस लेवल से उसको पेमेंट नहीं दी जा रही, उनको इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो ही वोंट बी एबल टू गिव हिज 100%, राइट। वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है।
ओके तो ये जो कुछ नीड्स होती हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, तो ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं टीचिंग को। अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के कैसे एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे अब देखो, अब टीचर तो बहुत अच्छे से पढ़ाना चाह रहा है, बट जो लर्नर है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है उसके उनके पेरेंट्स के थ्रू कि नहीं पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो अब लर्नर मेंटली वीक हो रहा है इससे। अब जब लर्नर मेंटली वीक है तो ही वोंट बी एबल टू गिव 100%, वो 100% नहीं दे पाएगा, तो टीचर भी फिर उसको अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। ओके राइट, होता है ये कि पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो पेरेंट्स अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं कर पा रहा और टीचर पेरेंट्स प्रेशराइज करे तो टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो लर्निंग एनवायरनमेंट्स हो गया अपना। अब नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन किस तरह से टीचिंग को अफेक्ट कर रहा होता है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर को हमेशा उस इंस्टीट्यूशन के पॉलिसीज़ को फॉलो करने होते हैं। अब ये जो पॉलिसीज़ होते हैं वो या तो टीचर को बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ को। ओके अब बहुत ज़्यादा क्लासरूम एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रहा, आपका कंट्रोल हो रहा है, तो टीचर नहीं कर पाएगा अच्छे से, टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे अच्छे से। ओके टीचर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाता है, एंड इट शुड नॉट बी द केस। अब देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब बोला जा रहा है कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर लो तो सफ़र कर जाएगा टीचर का परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छूट दे दी जाए टीचर को कि करो जो करना है, ऐसा भी नहीं कर सकते। टीचर पे कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। टू इम्प्रूव लर्निंग पाथ इज रिक्वायर्ड इन लाइन विद द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी। तो टीचर को इंस्टीट्यूशंस के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, लेकिन कुछ छूट तो देनी चाहिए, सो दैट टीचर अपने लर्नर के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सके और इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सके। ओके आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। फ्रेंड्स आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके और उनकी भी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और टेलीग्राम पे टारगेट नेट जेआरएफ विद वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करना फॉर बेस्ट पीडीएफ्स एंड नोट्स। एंड डेली फ्री क्विजेज़ होती हैं आपकी पेपर 1 की, एंड पेपर 2 कॉमर्स की भी क्विजेज़ होती हैं। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के कॉमर्स के क्लासेस भी देख सकते हो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के इंटरनेशनल बिजनेस कंप्लीट करवा दिया है मैंने, अब ये बिजनेस फाइनेंस चल रहा है, तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देखो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए बर्नवाल 012 करके सर्च करो और वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। So that's all for today's class. Thank you. Keep learning.